हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो के अंदर जो हमें डिस्कस करना है वो तीन चीज़ें हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि रेजोनेंस क्या होता है, और उसके बाद शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस क्या होता है, और देन क्यू फैक्टर क्या होता है। इससे पहली वीडियो की अगर मैं रिमाइंड कराऊँ तो उससे पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम फ्री ऑसिलेशंस, फोर्स्ड ऑसिलेशंस एंड डैम्प्ड ऑसिलेशंस हम किसको कहते हैं। तो वहाँ से आगे ऑसिलेशंस के संबंधित में ही रेजोनेंस क्या होता है उसको हम समझेंगे, और शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस क्या होता है, क्यू फैक्टर क्या होता है, उसको आज हम समझेंगे। ये तीनों टॉपिक कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, पॉलिटेक्निक एग्जाम में। जो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं पॉलिटेक्निक के, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है। और ये तीन चीज़ कई बार पूछी भी गई हैं, और कंपटीशन की दृष्टि से भी ये चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो क्यू फैक्टर तो काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है, और ये भी चीज़ें रेजोनेंस और ये भी काफ़ी पूछी जाती है। 11-12 वाले बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और कॉम्पिटिशन्स की दृष्टि से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए समझते हैं कि रेजोनेंस हम किसको कहते हैं। इससे पहले हमने देखा था कि जो हम फोर्स्ड ऑसिलेशंस की बात करते हैं तो वहाँ पर देखा जाता है कि जब कोई बॉडी ऑसिलेशन में होती है तो अगर वो अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से ऑसिलेशन ना करे, बाहर एक्सटर्नल फ्रिक्वेंसी से ऑसिलेशंस करे, तो ऐसे ऑसिलेशंस को हम फोर्स्ड ऑसिलेशंस की श्रेणी में लाते हैं। अब देखते हैं कि एक तो एक्सटर्नल फोर्स जो हम अप्लाई करते हैं जिसकी अपनी फ्रिक्वेंसी है, एक अगर कोई सिंपल पेंडुलम है या स्प्रिंग वाइब्रेशन में वहाँ पर है, उसकी अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी है। अगर ये दो फ्रिक्वेंसी आपस में इक्वल हो जाए या मैच हो जाए तो वहाँ पर क्या होता है कि एक जो वहाँ पर ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड है वो अचानक से तेजी से वहाँ पर ज़्यादा हो जाता है। इसी घटना को हम रेजोनेंस कहते हैं कि जब दो फ्रिक्वेंसी जो हमारी ऑसिलेशन बॉडी मोशन में ऑसिलेट कर रही है उसकी फ्रिक्वेंसी और जो एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया हुआ है उसकी जो फ्रिक्वेंसी जब मैच कर जाती है तो एक जब बहुत ही बड़े आयाम के वहाँ पर ऑसिलेशंस होने लगते हैं, दोलन होने लगते हैं। इसी घटना को हम रेजोनेंस कहते हैं। तो इसके कुछ उदाहरण भी हैं कि जैसे कोई सेना किसी ब्रिज को पार करती है तो एक सेना के जो कदमों की फ्रिक्वेंसी होती है और एक पुल की अपनी स्वाभाविक फ्रिक्वेंसी होती है। अगर ये दो फ्रिक्वेंसी मैच हो जाए तो ब्रिज के अंदर बहुत ही ज़्यादा हाई एम्पलीट्यूड के वहाँ पर दोलन वहाँ पर होने लगते हैं, और इससे क्या होता है कि जो ब्रिज होता है उसके टूटने का खतरा वहाँ पर रहता है। तो हमेशा सेना जब किसी पुल को पार करती है तो वे कदम मिलाकर नहीं चलते बल्कि नॉर्मल वे में वे चलते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि रेजोनेंस भी वहाँ पर हो सकता है। दूसरा एग्जांपल अगर हम इसका देखें कि अगर ये बॉक्स हम लें जिसके अंदर एयर भरी हुई है और एक ट्यूनिंग फोर्क को अगर हम इस तरह से किसी भी रबर पैड पे उसको थोड़ा सा मारें तो देखते हैं कि उसके जो ये विंग्स होते हैं ये उसमें वहाँ पर जो ट्यूनिंग फोर्क है वो वाइब्रेशंस में होता है। और यहाँ पर जो अगर हम इसको ट्यूनिंग फोर्क को बॉक्स पर ना रखें, अलग रखें, तब उसमें एक हमें साउंड नहीं सुनाई देती है। लेकिन अगर हम इसको वाइब्रेट करते हुए ट्यूनिंग फोर्क को किसी खाली बॉक्स पर रख दें तो एक तेज़ हमें आवाज़ वहाँ पर सुनाई देती है। उसका रीज़न क्या है कि जो ट्यूनिंग फोर्क की फ्रिक्वेंसी है और यहाँ पर जो एयर है बॉक्स के अंदर उसकी अपनी एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी है। जब ये दो फ्रिक्वेंसी मैच करती है तो वहाँ पर एक ज़्यादा एम्पलीट्यूड में वहाँ पर वाइब्रेशंस होने लगते हैं, तो वहाँ पर एक तेज़ हमें साउंड सुनाई देती है। तो ये भी एक एग्जाम्पल एक रेजोनेंस का है। इसके बाद एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल ये है जो हम अपने घरों में भी यहाँ पर इसको दोहरा सकते हैं कि अगर दो रिजिड सपोर्ट हमने लिया है, उससे एक हमने यहाँ पर रस्सी बांधी हुई है, कॉर्ड बांधी हुई है एक, और उससे चार पेंडुलम ए बी सी डी हमने इस प्रकार लटकाए हैं कि ए और डी की जो लेंथ है वहाँ पर ये तो सेम रखी हैं और बी और सी की लेंथ को हमने छोटा या ज़्यादा कर दिया है। अगर हम ए को थोड़ा सा इसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके छोड़ दें तो ए अपनी मीन पोजीशन के इधर उधर वाइब्रेशंस करने लगता है। तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे बी सी और डी में भी वाइब्रेशंस शुरू हो जाते हैं, और एक टाइम बाद ऐसा होता है कि जो ए और डी है इन दोनों का टाइम पीरियड सेम हो जाता है और इनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम हो जाती है इन दोनों की, यानी कि ए और डी सेम फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करने लगते हैं और डी और सी ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी से वहाँ पर ऑसिलेट करते हैं। क्योंकि जो टाइम पीरियड है हमने देखा है कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो लेंथ अगर हम कम या ज़्यादा कर देंगे तो वहाँ पर देखते हैं कि टाइम पीरियड भी उसी हिसाब से वेरी करेगा। तो इसके और इसके टाइम पीरियड तो अलग अलग होंगे, क्योंकि ए और डी की लेंथ सेम है तो इनके टाइम पीरियड बराबर हो जाते हैं। तो ए और डी सेम टाइम पीरियड से वहाँ पर ऑसिलेशंस करने लगते हैं, या हम कहें कि इसकी फ्रिक्वेंसी वो इसकी फ्रिक्वेंसी के बराबर हो जाती है, तो ये फिर सेम एम्पलीट्यूड से वहाँ पर दोलन करने लगते हैं। तो
ये चीज़ें हैं रेजोनेंस, हम इसको बोलते हैं। इसके बाद आता है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। कभी कभी क्या होता है कि हमें जहाँ पर तेज़ साउंड सुनाई देनी है या एक तरीके से एम्पलीट्यूड कहाँ पर मैक्सिमम होगा फ्रिक्वेंसी के साथ, तो उस अगर हम एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी में ग्राफ प्लॉट करें तो हम देखते हैं कि दो तरीके के ग्राफ हमें मिल सकते हैं। एक ये फ्लैट ग्राफ भी मिल सकता है और एक ये शार्प जो कर्व हमें यहाँ पर मिला है ये भी मिल सकता है। ये क्या बताता है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम फ्लैट वाले में देखें तो हम ये इसमें कहाँ पर यहाँ से मैक्सिमम होना शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ तक की स्थिति को हम देखें तो ये फ्लैट कर्व बता रहा है कि जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हुआ है अगर उसको हम शार्पली देखें तो बताने का थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि मैक्सिमम कब आया और कब नहीं आया, क्योंकि ये फ्लैट यहाँ पर कर्व है। तो यहाँ पर जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है और एक्सटर्नल जो फ्रिक्वेंसी है वे जब मैच होती है तो मैक्सिमम तो हुआ, लेकिन इसके अगर हम इस फ्रिक्वेंसी को थोड़ा इधर उधर कर दें तो यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है उसमें वेरिएशन यहाँ पर इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं हो रहा है। लेकिन शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस में हम क्या देखते हैं कि अगर हमने फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा इधर उधर किया इक्वल ना करके तो वहाँ पर तुरंत से एम्पलीट्यूड में लार्ज चेंज आता है। तो इस वाले कर्व को हम बोलते हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। तो ये शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस डिपेंड किस पे करता है? इट डिपेंड्स ऑन द डैम्पिंग फोर्स, कि जो हमारा ऑसिलेटिंग बॉडी है उस पर डैम्पिंग फोर्स कितना काम कर रहा है। अगर डैम्पिंग फोर्स ज़्यादा काम करेगा तो कर्व फ्लैट आता है। वहाँ पर हम रेजोनेंस, अगर डैम्पिंग फोर्स ज़्यादा है तो रेजोनेंस को वहाँ पर कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं होगा, और डैम्पिंग फोर्स अगर कम है तो वहाँ पर जो हमारा रेजोनेंस होता है वो शार्प आता है। कि जितना डैम्पिंग फोर्स कम होगा उतना ही हमें रेजोनेंस में शार्पनेस देखने को मिलती है। तो दिस इज़ द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। तो ये लिखने के लिए आता है कभी कभी एग्जाम में 1 या 2 नंबर में, तो इस तरह से उसको समझाया जा सकता है। इसके बाद हम देखेंगे कि क्यू फैक्टर क्या होता है। इसी ऑसिलेशंस के अंदर जब कोई बॉडी ऑसिलेट करती है तो वहाँ पर क्यू फैक्टर भी एक होता है। तो क्यू फैक्टर एक तरीके से ये एफिशिएंसी ऑफ ऑसिलेशंस को बताता है कि ऑसिलेशन जो हो रहे हैं वो जो बॉडी ऑसिलेट कर रही है उसकी एफिशिएंसी वहाँ पर क्या है। और ये हम कहें कि जो क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी ऑसिलेशंस अगर है तो उसमें डैम्पिंग फोर्स वहाँ पर काम करते हैं, और फ्री ऑसिलेशंस की बात करें तो उसमें कोई डैम्पिंग फोर्स वहाँ पर काम नहीं करते हैं। तो फ्री ऑसिलेशन के अंदर हम देख रहे हैं कि एनर्जी डिसिपेटेड ऑसिलेशंस में बिल्कुल नहीं होता है। तो ये जीरो होगा, ये जीरो होगा तो यहाँ पर क्यू क्या होगा? इनफाइनाइट। तो क्यू इनफाइनाइट अगर यहाँ पर आता है, क्योंकि ये एनर्जी डिसिपेटेड किसमें नहीं होगा? फ्री ऑसिलेशंस में नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर तो कोई डैम्पिंग फोर्स काम नहीं करता है। डैम्पिंग फोर्स की वजह से एनर्जी लॉस होता है ऑसिलेशंस के अंदर, जिससे उसके एम्पलीट्यूड धीरे धीरे घटते चले जाते हैं। अगर ये जीरो होगा तो ये इनफाइनाइट होगा। और यहाँ पर डैम्पिंग अगर फोर्स वहाँ पर है तो एनर्जी भी डिसिपेटेड होगी, या हम कहें कि जितनी एनर्जी उसके अंदर एक्यूमुलेटेड है और एनर्जी भी उतनी ही डिसिपेट हो रही है, तो ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो Q = 2 पाई अगर दोनों ये सेम हो जाते हैं। अगर ये क्योंकि एनर्जी डिसिपेटेड कंपैरेटिवली कम होती है तो इसलिए यहाँ पर ये क्यू फैक्टर उसका ये बताता है कि कितना एनर्जी डिसिपेटेड उसमें हो रहा है या ऑसिलेशन की एफिशिएंसी वहाँ पर क्या है। तो ये एनर्जी डिसिपेशन का कैलकुलेशन के लिए एक क्यू फैक्टर यहाँ पर दिया जाता है कि वहाँ पर ये भी बता सकते हैं कि कितना डैम्पिंग फोर्स काम कर रहा है, क्योंकि ज़्यादा डैम्पिंग फोर्स काम करेगा तो एनर्जी डिसिपेशन ज़्यादा होगा और उस हिसाब से क्यू फैक्टर कम आ जाएगा। और जितना ये फ्री ऑसिलेशंस होंगे उतना ही ये जीरो की तरफ को टेंस करेगा और ये इनफाइनाइट की तरफ को टेंस करेगा। तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ये घटता कब है? जब फ्री ऑसिलेशंस की तरफ होगा। और ये अगर ज़्यादा होगा, ज़्यादा किस्म डैम्पिंग फोर्स अगर ज़्यादा होगा तो ये कम होगा। तो ज़्यादा तो इसलिए ये क्यू फैक्टर बताता है कि हमारे ऑसिलेशन की एफिशिएंसी क्या है। तो ये 3 चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की, और आगे की वीडियो के अंदर जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो डिस्कस करेंगे हम कि हमारे जो वेव मोशन क्या होती है, और वे जो वेव मोशंस हमारी होती है कितने टाइप की होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं, और जो वेव्स होती हैं जो साउंड वेव्स क्या होती हैं, उस पर हम अगली वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज इतने रखते हैं। थैंक यू। जय हिंद।